देखो आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे। ओके, तो हम पहले थोड़ा सा देखो, जो ये स्क्रीन पे प्रेजेंटेड है ये हमारा कॉन्सेप्ट है और इसको हम पूरा अगर आपको समझा दिए तो आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे लास्ट डे में कैश फ्लो स्टेटमेंट क्लियर हुआ था। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा कुछ लिख करके आपको पहले बता देते हैं। ये हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट का ये हमारा क्लास 1 है और आज हमारा कॉन्सेप्ट क्लास है। ओके, कॉन्सेप्ट क्लास है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का ठीक उल्टा होता है। जैसे जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो रूल है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो रूल है इसका ठीक रिवर्स रूल है, रिवर्स रूल है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट में। ओके, कैसे इसको पहचानेंगे तो हम आपको समझाते हैं। ओके, फंड फ्लो स्टेटमेंट में जैसे देखो कि हम आपको एक बार लिख करके समझा रहे हैं। जैसे देखो कि जैसे हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाते हैं, फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमारा अजम्पशन क्या रहता है? हमारा अजम्पशन रहता है कि अगर करंट एसेट्स बढ़ेगा तो हम लोग माइनस करते हैं। हमारा ये अजम्पशन रहता है कि अगर एसेट्स बढ़ रहा है तो मैंने उसे खरीदा होगा और मेरे पास से पैसा का आउटफ्लो हुआ होगा, और आउटफ्लो हुआ होगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कैश का इनफ्लो अगर होता है वो तभी ऐड करता है, और अगर कैश का आउटफ्लो होता है, किसी भी वजह से हमारे पास से पैसा जाता है तो वो उसको माइनस करता है। तो अगर हमारा एसेट्स बढ़ रहा है इसका मतलब मैंने खरीदा होगा, इसलिए खरीदे होंगे तो मेरे पास एसेट्स आया होगा, पैसा तो गया होगा, तो अगर पैसा मतलब कैश अगर गया होगा तो माइनस होगा। एंड इसका उल्टा होता था, अगर करंट एसेट्स घट रहा है इसका मतलब मैंने एसेट्स को बेचा होगा तो एसेट्स गया होगा, लेकिन बेचा है तो पैसा तो आया होगा, इसलिए ऐड होता था कैश फ्लो स्टेटमेंट में। एंड जो करंट लायबिलिटी था ये ठीक इसका करंट एसेट्स का उल्टा करते थे कि अगर करंट लायबिलिटी बढ़ रहा है इसका मतलब मैंने किसी से उधारी में या कर्जा में पैसा या सामान कुछ भी लिया था, पैसा लिया था फॉर एग्जांपल, और अगर वो बढ़ रहा है इसका मतलब मैंने और ज्यादा ले लिया इसलिए मेरा लायबिलिटी और ज्यादा बढ़ गया, तो ये ऐड हो जाएगा। और करंट लायबिलिटी अगर घटा इसका मतलब मैंने उसे चुका दिया तो ये माइनस हो गया। ओके, चुका दिया तो पैसा मेरे पास से गया होगा। तो जो ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं इसका ठीक उल्टा कॉन्सेप्ट है फंड फ्लो स्टेटमेंट में। फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्या कहना है वो देखो। फंड फ्लो स्टेटमेंट, फॉर फंड फ्लो स्टेटमेंट ये उसका रिवर्स रूल को फॉलो करता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट का कहना है कि जैसे तुमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में करंट एसेट्स के इंक्रीज को तुमने लेस किया था तो यहां पर ऐड होगा। ओके, यहां पर ऐड होगा। एंड करंट एसेट्स के डिक्रीज को तुमने ऐड किया था तो यहां पर लेस होगा। अभी हम आपको सम सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे हम ये संभव हुआ, कैसे ये पॉसिबल है, बिकॉज जो इसका रीजन है वो मेरा यहां पर बहुत ही अच्छे से फॉर्मेट बनाया हुआ, और इस फॉर्मेट को जब हम आपको पूरा समझा देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपके मन में कोई भी क्वेरी रहेगा, क्योंकि ये मेरा तीनों ही फॉर्मेट यहाँ पे बना हुआ है इस पीडीएफ में। हाँ, 100% कवरेज है, ठीक है। एंड ठीक उसका उल्टा है, अगर करंट लायबिलिटी जो है वो अगर हमारा बढ़ता है तो हम लोग पहले ऐड किए थे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, यहाँ पर माइनस करेंगे, और करंट लायबिलिटी अगर हमारा घटता है तो पहले हम लोग माइनस किए थे तो यहाँ पर प्लस करेंगे। तो ठीक इसका उल्टा होता है। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग तीन ठो स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहला क्या स्टेटमेंट बनाते हैं? सबसे पहला बनाते हैं चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ओके, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल में देखो, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ओके, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी यानी हम लोग एक बार करंट एसेट्स को पूरा लिख लेते हैं और फिर करंट लायबिलिटी को पूरा लिख लेते हैं एक बार, एंड लास्ट में करंट एसेट्स के टोटल को करंट लायबिलिटी के टोटल के साथ माइनस करके हम लोग निकाल लेते हैं कि इसमें वर्किंग कैपिटल कितना है। और वर्किंग कैपिटल ये हम लोग यहाँ पर 2 कॉलम का बनाए हुए रहते हैं। यहाँ पर एक ठो हुआ रहता है लास्ट ईयर का कॉलम रहता है, लास्ट ईयर का कॉलम रहता है, और उसके बाद रहता है, उसके बाद हमारा रहता है करंट ईयर का कॉलम रहता है, करंट ईयर का कॉलम रहता है। और इस दोनों में जो चेंजेस रहता है उसी को चेंज इन वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, जिसका फॉर्मेट अभी हम लोग देखने वाले हैं, जिसका फॉर्मेट मैंने बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। हम एक बार ओवरव्यू दे रहे हैं, उसके बाद हम अपने कॉन्सेप्ट नोट को समझाएंगे। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये हमारा पहला वाला फॉर्मेट होता है। दूसरा हमारा फॉर्मेट होता है स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन, स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, तो स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन में हम लोग जनरली जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं और हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से बना रहे होते हैं तो हमारा काम क्या रहता है? हमारा काम रहता है कि जो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ओके, उसको हम लोग यहाँ पे लिख दें। और जो हमारा यहाँ पर नॉन कैश नेचर का आइटम है जैसे डेप्रिसिएशन है या कोई भी ऐसा खर्चा है जो गलती से माइनस हो गया है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ओके, ये सबको हम लोग ऐड बैक करते थे। फिर लास्ट में अगर हम ऊपर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिए हैं, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिए हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि भाई इसमें टैक्स तो माइनस नहीं है, बाद में टैक्स माइनस होगा। और इसमें क्या करते हैं कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन जब निकालते हैं तो हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट से 3 आइटम अलग है जो सिर्फ फंड फ्लो स्टेटमेंट में ऐड बैक करते हैं। पहला ऐड बैक करते हैं डिविडेंड को, जो अलग है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अलावा, डिविडेंड को ऐड बैक करते हैं। उसके बाद करते हैं, डिविडेंड के बाद हम करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को, प्रोविजन फॉर टैक्स। ओके, अगर ये हमारा अगर हमारा आफ्टर टैक्स हम लोग ले लिए रहते हैं सबसे पहले, तो यहां पर पहले सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को ऐड करते हैं। एंड उसके बाद हम लोग करते हैं ट्रांसफर टू
ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, हाँ हाँ हाँ, तो इस इतना जब हो जाता है तो फिर हम लोग इसमें लेस करते हैं कोई भी ऐसा इनकम होगा जो हमारा ऑपरेटिंग नेचर का नहीं है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, ये सब आइटम यहाँ पे बहुत सारा, हाँ हाँ बस हाँ, इनकम लेस करते हैं। और लास्ट में हमारा क्या आ जाता है वो बोलो, लास्ट में हमारा आ जाता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है। ओके, हम जस्ट ये शॉर्ट में समझा रहे हैं और अभी हमारा जो नोट है ये हम अभी आपको समझाएंगे। ओके, जस्ट हम अपने मन से एक बार समझा रहे हैं। जब हमारा ये कैलकुलेट होकर के आ जाता है तो हमारा जो तीसरा वाला जो वर्किंग है उसमें हम लोग निकालते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट, ओके, जो हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन है ये हमारा जो है पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। अगर ये हमारा पॉजिटिव आएगा तो हम लोग बोलेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन, और अगर ये हमारा नेगेटिव आएगा तो हम लोग इसको बोलेंगे फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन। ओके, ऊपर में स्टेटमेंट नंबर 2 में। ओके, और जब फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो इसमें हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं कि सोर्सेस, हमारे पास से पैसा कहां से आया, और मतलब लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और राइट साइड में हम लिखते हैं एप्लीकेशन, यानी हमारे पास से पैसा गया कहां कहां पर, और इसी में हम लोग लास्ट में दिखा देते हैं। इसमें बहुत सारा जहां जहां से पैसा आया हुआ रहता है इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। जैसे देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग पहले प्रॉफिट में बहुत सारा आइटम ऐड करते थे और फिर लेस करते थे। ये वाला काम हम लोग करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन में। ये हमारा जो सेकंड नंबर वर्किंग है वो इसमें करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दूसरा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल जो करते थे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ये हमारा हो जाएगा यहां पर पहला वाला फॉर्मेट में। और उसके बाद जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एडलेस होता था ये तीसरे वाले में होगा। अगर कुछ ऐड होना है जहां से पैसा आ रहा है तो वो डेबिट ये सोर्सेस साइड में लिखोगे, और कुछ लेस होना है जहां पर पैसा जा रहा है तो वो एप्लीकेशन साइड में लिखोगे। लास्ट में अगर हमारा फंड, देखो लास्ट में अगर हमारे क्वेश्चन में फंड फ्रॉम ऑपरेशन आया था, यानी हमारा सेकंड नंबर वर्किंग में फंड फ्रॉम ऑपरेशन आया था, तो वो हो जाएगा सोर्सेस साइड में। और अगर फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन आया था तो ये हमारा इस साइड में आ जाएगा, एप्लीकेशन साइड में आ जाएगा। ओके, यहां तक तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, हम आपको अभी नोट समझाने वाले हैं। और जो हमारा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है, अगर वो हमारा पॉजिटिव आया हुआ रहता, ठीक है, इसका मतलब इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल अगर होगा, तो वर्किंग कैपिटल का अगर इंक्रीज होगा इसका मतलब है मेरा एसेट्स बढ़ा है, मेरे पास से पैसा गया होगा, एसेट्स आया होगा, इसलिए उसको एप्लीकेशन साइड में लिखेंगे। और अगर डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हुआ होगा, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो ये इसको हम अब सोर्स साइड में लिखेंगे। ये ऑटोमेटिकली मैच करता है, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में लास्ट में ओपनिंग ऐड करते हैं तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑलरेडी आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर जब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी ले रहे होंगे तो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को भी लेंगे। ओके, जैसे हम लोग वहां नहीं लेते थे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, उसको लास्ट में ऐड करते थे, क्लोजिंग खुद आ जाता था। यहां पर हम लोग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को भी कंसीडर करेंगे। तो आइए अभी हम आपको अपना जो कॉन्सेप्ट है वो हम आपको समझाने वाले हैं। हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसमें स्टार्टिंग में मैंने लिख करके रखा हुआ है इंट्रोडक्शन, ये आप अपने नॉलेज मतलब नॉलेज के लिए एक बार रीड कर लीजिएगा। गोल्डन रूल भी इसका रीड कर लीजिएगा। मेनली जो 3 फॉर्मेट आपको बनाना है वो 3 फॉर्मेट क्या क्या है उसको मैंने यहां पर इन शॉर्ट में लिखा है। और हम आपको अभी जो पॉइंट नंबर 4 है यहां से हम अभी आपको फॉर्मेट बताना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं फॉर्मेट नोट्स में, कॉन्सेप्ट नोट में हम लोग सबसे पहले लास्ट ईयर दे देते हैं। मान लो 2 साल का हमारे पास डेटा दिया हुआ है, 2022-23 का दिया हुआ है, ओके, एंड 2023-24 का दिया हुआ है। तो लास्ट ईयर और करंट ईयर हमारा 2023-24 है। हम लोग क्या करते हैं कि करंट एसेट्स में सारा आइटम, जितना आइटम दिया हुआ है सभी के लास्ट ईयर का वैल्यू लिखते हैं और करंट ईयर का वैल्यू लिखते हैं। सपोज लास्ट ईयर का वैल्यू हमारा 10,000 है और करंट ईयर का बाबू हमारा वैल्यू है 20,000, तो दोनों का डिफरेंस कितना आया? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हमारा 2,000 से हुआ, तो हम लोग इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल वाला जो कॉलम बनाएंगे इसमें 10,000 से 12,000 उसका हो गया है। लास्ट ईयर उसका 10,000 वैल्यू था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, और इस बार 12,000 हो गया है। तो ड्यूरिंग द ईयर में इंक्रीज सिर्फ 2,000 हुआ है, तो हम लोग सिर्फ इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में 2,000 लिखेंगे। ओके, इसको माइनस करेंगे। हम एक और रफ समझाना चाहते हैं, एक बार मेरा बात सुन लेना। एक और हम वर्किंग समझाना चाहते हैं। देखो, जो वर्किंग कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाबू, वो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा करंट एसेट्स बढ़ रहा है, ओके, इसका मतलब हमारा वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा। अगर करंट एसेट्स बढ़ रहा है तो हमारा वर्किंग कैपिटल भी बढ़ रहा है। आप ऐसे समझ लीजिए, करंट एसेट्स हमारा अगर बढ़ रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में सीखते हैं कि करंट एसेट्स बढ़ रहा है तो कैश डिक्रीज हो रहा है, तो हम उसको माइनस में दिखाते थे, यहां उसका उल्टा होता है। अगर हमारा करंट एसेट्स बढ़ रहा है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो अगर करंट एसेट्स का वैल्यू को बढ़ाओगे तो आंसर तो हाईयर आएगा ना। अगर मान लो करंट एसेट्स 10 लिए और करंट लायबिलिटी 6 लिए, आंसर 4 आया। लेकिन करंट एसेट्स को अगर आप 15 कर दिए और करंट लायबिलिटी 6 ही है, तो आंसर आपका 9 आ जाएगा ना। समझ में आया? तो करंट एसेट्स के बढ़ने से वर्किंग कैपिटल बढ़ता है, इसीलिए हमारा जो यहाँ आंसर है कि करंट एसेट्स अगर बढ़ा है 10,000 से 12,000 हुआ है, तो वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज हुआ है, इसीलिए इंक्रीज वाले कॉलम में 2,000 लिखे। सिमिलरली सेम सभी आइटम को ऐसे ही कर देना है, इंक्रीज होगा तो इंक्रीज वाले कॉलम में लिखना है, और अगर डिक्रीज होगा तो फिर डिक्रीज वाले कॉलम में लिखना है। सपोज ये जो बैंक का बैलेंस है वो पहले था 15,000 और अभी हो गया है 11,000, तो ये वैल्यू गिर गया ना, तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल वाला कॉलम में लिखना है। लेकिन जो करंट लायबिलिटी है वो ठीक इसका उल्टा है। अगर करंट लायबिलिटी का वैल्यू 10,000 से 12,000 हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब जो 2,000 से इसका वैल्यू बढ़ गया,
तो वो हमारे लिए वर्किंग कैपिटल को डिक्रीज करेगा, क्योंकि हम आपको पहले ही समझाए हैं कि अगर करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगा, मान लो 10 में से 6 गया तो 4 आया, और अगर हम 10 में से करंट लायबिलिटी को बढ़ा दें, 10 में से करंट लायबिलिटी को 6 से हम अगर 8 कर दें तो आंसर हमारा घट जाएगा, 2 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रहा है तो हमारा वर्किंग कैपिटल का आंसर जो है वो घट जाएगा। इसीलिए आंसर में अच्छे से सुनो, जब हम लोग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल लिखेंगे तो लास्ट ईयर माइनस करंट ईयर एसेट्स के लिए इक्वल टू, अगर पॉजिटिव अमाउंट है तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में लिखेंगे, और अगर नेगेटिव अमाउंट है तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में लिखेंगे, ये एसेट्स के लिए। लेकिन करंट लायबिलिटी के लिए अगर वो बढ़ रहा है लास्ट ईयर से करंट ईयर में, तो जितना से बढ़ा ना वो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल वाले कॉलम में लिखेंगे, उसमें इंक्रीज में नहीं लिखेंगे। एकदम एकदम। और बिल्स पेबल मान लो कि पहले था 11,000 और अभी हो गया है मान लो 9,000, तो वैल्यू इसका 2,000 जो गिर गया वो इंक्रीज में लिखेंगे, भले ही वैल्यू गिर रहा है। समझ में आ रहा है ना? सिमिलरली ऐसे ही कर देंगे, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग टोटल कर लेंगे, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का टोटल कर लेंगे, और ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का टोटल को अगर निकालोगे तो ये नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, इसका भी, और इस दोनों का जो डिफरेंस होगा वही यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव में हम लोग डिनोट करेंगे। और चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल हम लोग लास्ट में निकाल लेते हैं कि भैया अगर जो हमारा इंक्रीज हुआ है वो कितना से हुआ और डिक्रीज हमारा कितने से हुआ है। अगर इंक्रीज और डिक्रीज में अगर इंक्रीज ज्यादा से हुआ है तो हम बोलेंगे कि भैया हमारा जो है वो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इतना से ज्यादा है, और अगर हमारा मतलब अगर हमारा डिक्रीज ज्यादा से हुआ है तो हम बोलेंगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, जो नेट फिगर में जितना ज्यादा से डिक्रीज हुआ है उसको नोट कर लेंगे, और उसको नोट करके अगला वाला जो हमारा अभी फॉर्मेट बनेगा, मतलब हमारा जो फॉर्मेट नंबर 6 बनेगा, इसमें हम इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को रिकॉर्ड कर देंगे। अगर इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होगा तो हम लोग यहां रिकॉर्ड करेंगे 6 नंबर, जो हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे फंड फ्रॉम, मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट जो मेरे से पूछा जा रहा है, उसके एप्लीकेशन साइड में हम लिख देंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बाबू, और सोर्सेस साइड में अगर हमारा डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होगा तो वो सोर्सेस साइड में लिख देंगे। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब हम आपको 5वां नंबर फॉर्मेट बता रहे हैं, 5th नंबर फॉर्मेट, जिसका नाम है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, जो मैंने अभी आपको जस्ट रफ जब हम कर रहे थे तभी मैंने आपको बताया था। अब फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करने का दो मेथड है, दोनों सेम ही है। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, और उसमें ये जितना भी आइटम आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनडायरेक्ट मेथड में आप ऐड बैक कर देते थे कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आइटम नहीं है, वो सभी को आप ऐड बैक कर दीजिए यहां तक, इंटरेस्ट पेड तक। और ये 3 आइटम और एडिशनल जो है वो यहां पर ऐड बैक होता है, जिसका नाम है डिविडेंड पेड, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस, एंड उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी ऐड बैक हो जाता है। और ऐड बैक होने के बाद जो हमारा अमाउंट आता है उसके बाद कुछ अदर नॉन करेंट या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो भी ऐड बैक हो जाता है। फिर जो अमाउंट आता है आप उसको लिख लीजिए। इसके बाद लेस होता है वो सब इनकम जो प्रॉफिट में इंक्लूडेड तो है लेकिन वो ऑपरेटिंग नेचर का नहीं है, तो उसको आप लेस कर लीजिए। और एक चीज ध्यान रखिए कि जब आप लेस करते रहोगे तो टैक्स रिफंड भी आप उसमें इंक्लूड करके रखे हो, जबकि टैक्स रिफंड जो है वो आपका एक तरह से वो आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट में आएगा, एप्लीकेशन फंड फ्लो स्टेटमेंट में वो सोर्सेस साइड में आएगा। जैसे हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते थे तो उसमें हम लोग टैक्स रिफंड को हम लोग क्या करते थे कि उतना से टैक्स को घटा देते थे, लेकिन यहां पर जो हमारा टैक्स रिफंड है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आकर के ये सीधा फंड फ्लो स्टेटमेंट जब बनाएंगे उसमें यह आ जाएगा एप्लीकेशन साइड में, जो कि हम अभी आपको दिखा रहे हैं। देखो फंड फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं और उसी के एप्लीकेशन साइड में आ गया है टैक्स रिफंड। ओके, तो उम्मीद करते हैं टैक्स रिफंड भी यहां पर आप माइनस कर देंगे। और उसके बाद ट्रांसफर, जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस होता है ऊपर में, वैसे ही ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व एंड सरप्लस भी तो हो सकता है। तो अगर रिजर्व एंड सरप्लस से कोई अमाउंट आ गया है, जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व एंड सरप्लस ऐड बैक होगा, वैसे ही रिजर्व एंड सरप्लस से अगर कुछ प्रॉफिट में आकर के उसको इन्फ्लेट कर दिया तो वो माइनस होगा। एंड फिर कोई ऐसा इनकम है जो अदर नॉन करंट या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो भी लेस होगा। फाइनली हम लोग को पता चल जाएगा कि हमारा जो अमाउंट है वो अगर पॉजिटिव है तो हम उसको बोलेंगे, अगर पॉजिटिव है तो हम उसको बोलेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन, और अगर नेगेटिव है तो हम उसको बोलेंगे फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन। यहां तक खत्म है। अब इसी फॉर्मेट को इन्होंने, मतलब हम जो है वो एक दूसरा फॉर्मेट में आपको बता रहे हैं। जब आप पीएल अकाउंट एक बना लेते हो और उसका ओपनिंग बैलेंस लिख देते हो क्रेडिट साइड में, एंड क्लोजिंग बैलेंस आप लिख देते हो डेबिट साइड में सबसे नीचे, ठीक है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग का डिफरेंस ही करंट ईयर का प्रॉफिट होता है। तो अगर आप करंट ईयर के प्रॉफिट को देखोगे, लिख लोगे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो करंट ईयर प्रॉफिट आ जाएगा। और करंट ईयर प्रॉफिट में ही आप यहां पर पिछला वाला मेथड जो हम आपको फॉर्मेट ए बताए हैं, इसमें आपने इतने सारे आइटम को ऐड किया है। तो आप देखो यहां पर दूसरा वाला जो फॉर्मेट नंबर बी है, इसमें भी मैंने बहुत सारे आइटम को जो ऐड किया है वो आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल माइनस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल, यानी क्लोजिंग हमेशा हाईयर ही होता है। करंट ईयर प्रॉफिट यानी क्लोजिंग जो है वो इसी साइड लिखे हो, तो इसी साइड मतलब डेबिट साइड ही एक्सेस पोर्शन है, इसी में ये सारा एक्सपेंस ऐड हो जाएगा और क्रेडिट वाला आपका माइनस होकर के लास्ट में आपको पता चलेगा कि अगर आपका पॉजिटिव आया इसका मतलब इस साइड हाईयर है, यानी आपका इनकम और जो एक्सपेंस नॉन कैश नेचर का एड बैक हुआ है वो हाईयर है, यानी आपका इनकम हाईयर है, और ये जो आपका लेस होना चाहिए था वो लेस करने के बाद फंड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। और अगर इसी साइड से हाईयर हो गया और आपका इनकम वाला साइड कम हो गया, ऐसे ये दिखने में एक्सपेंस साइड लग रहा है लेकिन ये है इनकम साइड, क्योंकि ये प्रॉफिट में से इतना सारा एक्सपेंस एड बैक हुआ है, तो फिर आप बोलोगे कि ये हमारा फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन है। फाइनली हम लोग बनाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट, और फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, हम एप्लीकेशन साइड बनाते हैं और सोर्स साइड बनाते हैं, ठीक है।
एप्लीकेशन साइड में हम ये देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पैसा कहां कहां गया था, और सोर्सेज साइड में ये देखते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पैसा कहां कहां से आया था। और कुछ आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का भी है। जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्या है, जो हम चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल निकाले वो अगर डिक्रीज होगा तो सोर्सेज साइड में आएगा कि भाई वर्किंग कैपिटल घटा मतलब एसेट्स घटा, और एसेट घटा तो पैसा आया होगा, एसेट्स गया होगा। और अगर वो इंक्रीज हुआ तो वो आएगा एप्लीकेशन साइड में, यानी पैसा गया। इसका मतलब है कि हमारे को एसेट्स बढ़ाए और हमारे पास एसेट्स आया तो पैसा गया ही होगा, इसलिए एप्लीकेशन साइड में रिकॉर्ड किए। अब आते हैं जो हमारा फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन है उसकी वजह से पैसा गया तो वो एप्लीकेशन साइड में होगा। और लेकिन अगर हमारा फायदा हुआ फंड फ्रॉम ऑपरेशन आया होगा, जो हमारा ऊपर में दो स्टेटमेंट बनाए हैं उसका जो बैलेंसिंग फिगर है आंसर वो सबसे लास्ट में डाल देते हैं। इसके अलावा जो यहां से लेकर यहां तक आइटम है ये आप देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी या फाइनेंशियल एक्टिविटी में जहां से इनफ्लो होता है। रिफंड ऑफ टैक्स एक हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आइटम है, बाकी डिविडेंड रेंट ये सब अगर आपको मिल रहा है तो ये आप समझ लीजिए ये आपका इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का है आइटम। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स पैसा आया, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी लोन टेकन आप ले रहे हो तो ये आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी, इशू ऑफ डिवेंचर फाइनेंशियल एक्टिविटी, इशू ऑफ शेयर फाइनेंशियल एक्टिविटी से पैसा आया। लेकिन जब आप उसी शेयर को या प्रेफरेंस शेयर को आप रिडीम करोगे, इक्विटी शेयर को बाय बैक करोगे, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर करोगे, लोन का रीपेमेंट करोगे, ये सब सारा आपके पास से पैसा जाएगा। कोई फिक्स एसेट खरीदोगे तो पैसा जाएगा, ये सब फाइनेंशियल एक्टिविटी का आइटम है। फिक्स एसेट्स अगर आप खरीदते हो तो पैसा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, लेकिन पैसा तो जाएगा। अगर एसेट्स खरीदोगे तो पैसा जाएगा, तो ये एप्लीकेशन साइड में जाएगा। यानी हमारा जो फंड है वो जो फ्लो हुआ है वो अप्लाई कहां पर हुआ है और सोर्स मतलब आया कहां से है। जहां से आया है वो सोर्स साइड है, वो प्लस साइड है, और जहां अप्लाई हुआ है वो माइनस साइड है। इन्वेस्टमेंट खरीदा पैसा गया, इनकम टैक्स पे किया तो पैसा गया, लेकिन इनकम टैक्स रिफंड डेबिट साइड में जाएगा क्योंकि ये हमारे को मिलता है। इंटरेस्ट पेड किए इसका मतलब डिवेंचर वगैरह इशू किए होंगे उस पर हम इंटरेस्ट पेड किए, फाइनेंशियल एक्टिविटी का आइटम है। डिविडेंड पे किए इसका मतलब है कि ये हमारा फाइनेंशियल एक्टिविटी का आइटम है, शेयर इशू किए इसलिए डिविडेंड पे किए। तो यहां पर हमारा ये तीनों ही फॉर्मेट खत्म हो गया। लास्ट में मैंने इस दोनों का डिफरेंस भी दिया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्या डिफरेंस है और इसका क्या लिमिटेशन है। ओके, तो यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जा रहा है। एक बार आप लोग फिर से फॉर्मेट देख लो कि जो हम थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करते हैं और हम इसको क्या करते हैं कि हम इसका जो लिखा हुआ पोर्शन है उसको हटा देते हैं ताकि आप इसका फोटो ले पाओ और आप इसको कॉपी में इसका फॉर्मेट बना पाओ। ओके, तो देखो ये हमारा जो है ये फॉर्मेट है फंड फ्लो स्टेटमेंट का। ओके, अब थोड़ा ऊपर जाते हैं। ये हमारा पहला वाला जो है फॉर्मेट, देखो थोड़ा सा और छोटा किए हैं। ये हमारा एक तो फॉर्मेट है, फॉर्मेट बी है जो हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का था। उसके बाद ये फॉर्मेट नंबर ए है फंड फ्रॉम ऑपरेशन का, और उसके बाद चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का ये फॉर्मेट है। ओके, तो चलिए अब हम जो है वो जो कॉन्सेप्ट हम आपको समझाए हैं उसी के बेसिस पर अभी हम आपको सम्स करवाएंगे। ओके, रुक जाओ। चलो अभी हम लोग करने वाले हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट में इंस्टीट्यूट के मैट में जो सम्स गिवन है वो सब सारा सम्स अभी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 11 है बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड वाला, इसको अभी एक बार पढ़ते हैं और पहले लिख लेते हैं यहाँ पर जो हमारा क्लास नोट्स है। ये है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट। ओके, और ये हमारा क्लास 2 है। क्लास 1 हमारा कॉन्सेप्ट नोट का था, क्लास 2 अभी हम लोग कर रहे हैं। ओके, देखो तो इसमें इलस्ट्रेशन नंबर 11 में सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, आप भी ध्यान देना। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 11 में हम लोग का गुडविल जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ये ओपनिंग है 2023 और क्लोजिंग है 2024। तो गुडविल जब हमारा डिक्रीज होता है, हाँ, तो गुडविल के केस में ये है ही नहीं कि हम उसको खरीदे होंगे। प्लांट एंड मशीनरी या लैंड एंड बिल्डिंग अगर घट बढ़ रहा है तो हम खरीदे बेचे होंगे, लेकिन अगर गुडविल गिर गया तो हम उसको राइट ऑफ किए होंगे। ये कॉन्सेप्ट है। और जब हम लोग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं तो हम लोग सिर्फ यही बोलते हैं कि ये अगर राइट ऑफ हुआ होगा तो ये पीएल में चार्ज हुआ होगा, और अभी का अगर प्रॉफिट ठीक करना है तो जो हम लोग फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे उसमें ये चार्ज हो गया होगा, माइनस हो गया होगा। 1,15,000 में से 90,000 यानी 25,000 से ये माइनस हो गया होगा, तो इसको ऐड बैक करेंगे क्योंकि ये ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है और ये कहीं भी नहीं आएगा। जो हमारा गुडविल का डिक्रीज है और ये कहीं नहीं आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग का इंक्रीज डिक्रीज को लेकर के हम लोग लेजर बनाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी का इंक्रीज डिक्रीज को लेकर के लेजर बनाएंगे। पहले हम लोग एसेट साइड को खत्म करते हैं और ये हमारा डेटर से लेकर के कैश तक ये सब हमारा करंट एसेट्स है, ये चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। ओके, कॉन्सेप्ट क्लास पहले आप देख लिए होंगे, हम ये उम्मीद करते हैं, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। जो इक्विटी शेयर का चेंजेस है ये हमारा इंक्रीज डिक्रीज जो है वो सीधा हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्स साइड में जाएगा, क्योंकि यहां पर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब नया शेयर को इशू करके मैंने पैसा का जुगाड़ किया होगा, और प्रेफरेंस शेयर घट रहा है इसका मतलब मैंने इसको रिडीम किया होगा, तो ये एप्लीकेशन साइड में जाएगा क्योंकि मैंने उसको पे करके प्रेफरेंस शेयर ले लिया होगा। पीएल का ओपनिंग क्लोजिंग जो है ये हमारा जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग क्रेडिट साइड में क्लोजिंग डेबिट साइड में लिखने में काम आएगा। जनरल रिजर्व हमारा 40,000 से 30,000 हो रहा है, इसका मतलब ये 30,000 रुपया जो है मतलब 40,000 से 70,000 हो रहा है, यानी 30,000 और हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए होंगे, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने टाइम में हमारे प्रॉफिट को बढ़ाएगा कि अगर हम ट्रांसफर नहीं किए रहते तो हमारा प्रॉफिट हाईयर रहता है, इसलिए 30,000 से बढ़ाएंगे।
प्रपोज डिविडेंड के बारे में अगर क्वेश्चन में और कुछ नीचे नहीं बोला, क्योंकि यहाँ इंटरिम डिविडेंड के बारे में बोला है नीचे रोमन नंबर 2 में, तो प्रपोज डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं बोला, तो जो ओपनिंग बैलेंस है ये पेड हो गया होगा और जो क्लोजिंग बैलेंस है ये पीएल में चला गया होगा, ये हमारा अजम्पशन है। और जो पीएल में चला गया होगा ये हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन के कैलकुलेशन में प्रॉफिट में एड बैक हो जाएगा, और जो पेड हो गया है ये हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट में एप्लीकेशन साइड में चला जाएगा कि हमारा पैसा यहां अप्लाई हो गया तो वो माइनस हो जाएगा। क्रेडिटर और बिल्स पेबल ये दोनों ही हमारे लिए करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल चेंजेस में चला जाएगा। एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का हम लोग लेजर बनाएंगे, लेजर बना करके हम लोग ये जानेंगे कि भैया इसमें कितना हमारा जो है वो, क्योंकि नीचे में इनकम टैक्स पेड भी दिया हुआ, तो मेरे को पता चलेगा कि अगर हम पे किए 35,000 ही और हमारा क्लोजिंग में कितना बैलेंस बन रहा था, क्योंकि पेड किए 35,000 एंड ओपनिंग में पहले से 40,000 था, तो क्लोजिंग में 50,000 कहां से आया, इसका मतलब पीएल में करंट ईयर में भी कुछ दिखाए हैं। ओके, तो पीएल में हम जितना करंट ईयर में दिखाए हैं ये हमारा लेजर से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेजर बना लेते हैं, जो बड़ा बड़ा एसेट्स है उसका बना लेते हैं। सबसे पहले जो गुडविल है, गुडविल का हम लोग यहां नहीं बनाते क्योंकि इसका राइट ऑफ हुआ है और ये हम लोग को फंड फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड बैक करना है, सिर्फ इसका सिंगल ट्रीटमेंट है। लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग का हम लोग लेजर बना लेते हैं। तो अभी हम लोग कर रहे हैं इलू नंबर 11, क्योंकि इसके पहले का इलू जो है वो रिमेनिंग जो यूनिट्स है चैप्टर नंबर में उसमें ये कवर्ड है, यानी चैप्टर नंबर 3 में जो रिमेनिंग यूनिट्स है वो कवर्ड है। तो लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख और 1,70,000 इसका वैल्यू है। लैंड एंड बिल्डिंग ये हमारा वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट। ओके, ये हमारा वर्किंग नोट है। लैंड एंड बिल्डिंग का अगर हम ओपनिंग बैलेंस बोलें तो क्योंकि ये एक एसेट्स है तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में होगा 2 लाख, एंड जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है 1,70,000 ये हमारा क्रेडिट साइड में होगा, बिकॉज ये एसेट्स है तो ओपनिंग क्लोजिंग कुछ इस हिसाब से हम लोग लिखेंगे। अब लैंड एंड बिल्डिंग को लेकर के इन्होंने नीचे में बोला है कि जो डेप्रिसिएशन है वो 10,000 है प्लांट का और 20,000 है लैंड एंड बिल्डिंग का। तो अगर लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 20,000 है तो बाई डेप्री कर दीजिए आप 20,000 और ये मैच कर जाना चाहिए। लेकिन यहां पर फिर भी मैच नहीं कर रहा है, 10,000 से क्रेडिट साइड में शॉर्ट खा रहा है। तो जो क्रेडिट में 10,000 रुपया शॉर्ट कर रहा है इसका मतलब मैंने लैंड एंड बिल्डिंग को बेच दिया होगा और हमारे पास पैसा आया होगा, इसको सेल मान लीजिए, बैलेंसिंग फिगर मान लीजिए आप। और ये जो पैसा है 10,000 रुपया क्योंकि मैंने बेच दिया होगा, तो ये जो 10,000 है, सबसे पहले तो जो ये डेप्रिसिएशन है ये याद रखिएगा कि डेप्रिसिएशन हमारा जो फंड फ्लो स्टेटमेंट जो हम लोग फंड फ्रॉम ऑपरेशन बनाएंगे, फंड फ्रॉम ऑपरेशन बनाएंगे उसमें ये ऐड होगा। और ये जो ये 10,000 है ये मतलब लैंड एंड बिल्डिंग को मैंने बेच दिया होगा तो मेरे पास पैसा आया होगा 10,000 रुपया, इसीलिए ये फंड फ्लो स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो उसमें ये ऐड हो जाएगा। यही हमारा सिंगल ट्रीटमेंट है जो हम लाइन टान करके अलग से कर रहे हैं दूसरे कलर से, ये हम ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हैं, ये एग्जाम में नहीं करना। जो हम दूसरा कलर से अभी किए हैं ये ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हैं। ओके, ये भी जो दूसरा कलर से किए ये भी ट्रीटमेंट के लिए है। यहां तक आपको भी समझ में आ गया बाबू? आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सेकंड लेजर है वो बनाते हैं। सेकंड लेजर हम लोग फॉर एग्जाम्पल के लिए प्लांट का बना लेते हैं। तो अगर हम लोग प्लांट का सेकंड लेजर बनाएंगे, रुक जाओ, प्लांट का लेजर बना लेते हैं। प्लांट, तो प्लांट का जो हाँ करेक्ट, जो उसका ओपनिंग बैलेंस है वो बोलो। हाँ करेक्ट। तो 80,000 2 लाख, 80,000 2 लाख सबसे पहले ओपनिंग क्लोजिंग लिखो, 80,000 और 2 लाख। इसका डेप्रिसिएशन 10,000 है तो इसमें बाई डेप्री कर दीजिए आप 10,000, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट 1 में दिया हुआ है 10,000 इसका डेप्रिसिएशन है। ओके, 10,000 इसका डेप्रिसिएशन है। तो इसका क्रेडिट साइड में आ जा रहा है 2,10,000 और डेबिट साइड में आ रहा है सिर्फ 80,000। इसका मतलब डेबिट साइड में जितना शॉर्ट किया उतना से आपने खरीदा होगा, आपने परचेज किया होगा प्लांट एंड मशीनरी को, तो इसको आप बैलेंसिंग फिगर, हाँ तो ये एप्लीकेशन साइड में चला जाएगा। तो 2,10,000 में से आप 80,000 को घटा दो, एक सेकंड रुको, तो ये कितना हो जाएगा? 2,10,000 में से 80,000 को घटाओगे तो हो जाएगा नहीं 1 लाख 8 3 11 1,30,000 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कलर चेंज करके यहाँ लिख ले रहे हैं कि किसका क्या करेंगे। जो ये डेप्रिसिएशन है इसको तो हम लोग फंड फ्रॉम ऑपरेशन जब बनाएंगे तो ये हमारा एडबैक हो जाएगा हमारे प्रॉफिट में, और यानी ये डेबिट साइड में चला जाएगा। आप एक तरह से यही समझ लीजिए, प्रॉफिट में एडबैक का मतलब होता है डेबिट साइड में चला जाएगा। जिसको भी मैंने बोला है फंड फ्रॉम ऑपरेशन में ये एडबैक हो जाएगा, इसका मतलब ये पीएल का डेबिट में जाएगा, आप ध्यान रख लीजिएगा। ओके, एंड अगर आप कॉन्सेप्ट नोट मेरा देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम एडबैक क्यों बोल रहे हैं। और जो ये भी है ये भी पीएल का डेबिट में चला जाएगा, जो अभी हम लोग बनाएंगे। लेकिन जो हमारा ये परचेज है ये हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमारा एप्लीकेशन साइड में चला जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अगर हम परचेज किए तो हमारे पास से पैसा गया होगा। ठीक है, और जो हम लोग पिछला सॉल्व किए लैंड एंड बिल्डिंग, इसको हम लोग सेल किए थे, तो ये हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्स में जाएगा क्योंकि ये हमारे पास पैसा आया होगा। अगर हम लैंड एंड बिल्डिंग को बेच दिए तो 10,000 रुपया हमारे पास आया होगा। तो यहां तक हमारा 2 लेजर तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद डेटर फेटर करंट एसेट करंट लायबिलिटी का बनाने का कोई जरूरत नहीं है। एक है हमारा, हाँ इसका बना लेते हैं, रुक जाओ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का बना लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक लायबिलिटी है और जो लायबिलिटी है उसका नेचर क्रेडिट होता है, इसलिए उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और इसका ओपनिंग बैलेंस 40,000 और क्लोजिंग बैलेंस 50,000 दिया हुआ है, तो इधर लिख लेते हैं 40,000 और इधर लिख लेते हैं 50,000। ओके,
50,000 लिख लेते हैं। अब जो पेमेंट हो गया, क्योंकि लायबिलिटी का अगर पेमेंट कर दोगे तो लायबिलिटी घट जाएगा, और लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है। अगर उसके क्रेडिट साइड में कुछ लिखोगे तो वो बढ़ जाएगा। ओके, उसका नेचर क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट साइड में ना लिख करके अगर आप डेबिट में लिख दोगे कि इनकम टैक्स हम 35,000 पे कर दिए हैं, डेबिट में अगर आप लिख दोगे, इसका मतलब ये घट जाएगा, क्योंकि आपने इसको पे कर दिया, तो ये लायबिलिटी घटना चाहिए, और लायबिलिटी को घटाना है तो डेबिट में कुछ लिखो। तो ये तो आपने पेड कर दिया 35,000, तो अब आप इसका टोटल कर लो, 85,000 इसका टोटल आ गया, और 85,000 क्रेडिट साइड का तो टोटल है नहीं, तो क्रेडिट साइड में जो 45,000 से जो बैलेंस घट रहा है, आप इसको कह सकते हो कि ये पीएल अकाउंट में चला जाएगा, ये बैलेंसिंग फिगर है, और पीएल में ये जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है ये एड बैक हो जाएगा पीएल अकाउंट में। ये ध्यान रखिएगा आप, पीएल में ये एड बैक हो जाएगा, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हम जो आपको कॉन्सेप्ट क्लास में फॉर्मेट बताए थे, उसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पीएल में एड बैक हो जाता है। ठीक है, अब सीधा बनाते हैं। अब हम लोग सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं क्या, सबसे पहले चेंज इन स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं, क्योंकि उसी का आंसर हम लोग को डालना रहता है। फंड फ्लो नहीं, फंड फ्लो स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही उससे अलग होता है ना, फंड फ्लो स्टेटमेंट अपना अलग होता है। और तो सबसे पहले हम किसको बनाएं, सबसे पहले हम फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है चलो, तो हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो जो हम फॉर्मेट बताए थे उसमें मैंने आपको बोला था कि यहां पर हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर्स, ओके, यहां हम लोग लिखते हैं लास्ट ईयर, यहां हम लोग लिखते हैं करंट ईयर, ओके, फिर यहां पर हम लोग लिखते हैं, अब देखो हमारा जो सीएमए इंस्टीट्यूट है इसने लास्ट ईयर करंट ईयर के बाद और कुछ लिखा ही नहीं, इन्होंने खुद ही बोला है कि देखो हम सिंपल तरीका से करते हैं, तुम इसका लास्ट ईयर करंट ईयर का 2 ही कॉलम बनाओ और कुछ मत बनाओ। तो जो हमारा इंस्टीट्यूट कर रहा है हम यही करते हैं, ये हमारा जो हमारा इंस्टीट्यूट कर रहा है, तो इंस्टीट्यूट का फर्स्ट वाला कॉलम है आपका लास्ट ईयर, और उसके बाद है करंट ईयर, तो ये हमारा 2023 है और ये हमारा 2024 है, ऐसा हमारा इंस्टीट्यूट का कहना है। ओके, 2023-24 है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमारा सोल्यूशन है वो हम अभी करना शुरू करते हैं। और हमारे क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल में एसेट्स क्या क्या दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है 1,60,000 और 2 लाख। तो पहले लिख लीजिए, यहां पर आप लिख लो करंट एसेट्स, ओके, डेफिनेटली ये अमाउंट इन रुपीज है, आप यहां पर ऊपर में लिख लीजिएगा अमाउंट इन रुपीज है। ओके, तो करंट एसेट्स हमारा कितना है, करंट एसेट्स हमारा वैल्यू है 1,60,000, 2 लाख, 1,60,000 और हमारा ये है 2 लाख। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा आइटम है स्टॉक 77,000, 1,09,000, तो ये हमारा 77,000 और ये हमारा है 1,09,000। ओके, स्टॉक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, करंट एसेट्स में हम लोग डेटर तो ले चुके हैं। ओके, तो करंट एसेट थोड़ा ऊपर लिख देते हैं और डेटर उसके बाद यहां लिख देते हैं, ये हमारा डेटर है। ओके, ये हमारा स्टॉक है और यहां पर ऊपर में लिख देते हैं करंट एसेट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा बिल्स रिसीवेबल 20,000 और 30,000, बिल्स रिसीवेबल 20,000, बिल्स रिसीवेबल 20,000 एंड ये है हमारा 30,000। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कैश इन हैंड 15,000 और 10,000, कैश इन हैंड 15,000 और 10,000। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये हमारा है 10,000 और 8,000, कैश एट बैंक 10,000 और 8,000, कैश एट बैंक 10,000 और 8,000। तो इसका अगर हम लोग एक बार टोटल कर लें तो हमारा टोटल कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। टोटल हमारा कितना आ रहा है करंट एसेट्स का टोटल, कैलकुलेटर ले लो, आप भी कैलकुलेट करो, 1,60,000, ओके, प्लस 77,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000, तो हमारा टोटल आ जा रहा है 2,82,000, 2,82,000। और हमारा यहाँ पर क्रेडिट साइड में जो करंट ईयर का टोटल है वो 2 लाख प्लस 1,09,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 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 8,000। ओके, तो ये हमारा हो जा रहा है 3,57,000। ओके, आगे बढ़े। अब हम लोग हेडिंग देते हैं करंट लायबिलिटीज, सही से रखो, प्रणाम कर लो, गिराया हो ना इसलिए। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हो गया करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में जनरली जो प्रपोज डिविडेंड ये हमारा आ जाता है जब हम लोग बनाते हैं फंड फ्रॉम, जब हम लोग बनाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये इसमें भी आता है पेड वाला पोर्शन और प्रोवाइडेड वाला पोर्शन, करंट ईयर में पीएल में ट्रांसफर वाला पोर्शन फंड फ्रॉम ऑपरेशन में आता है। तो ये नहीं आता है इधर, क्या बोलते हैं, ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में नहीं आता है, सिर्फ क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल आएगा। तो क्रेडिटर 55,000 और 83,000। तो सबसे पहले नहीं, वो सब नहीं आएगा, जनरल रिजर्व आता है हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन में आता है और कहीं नहीं आता है। तो ये हमारा क्रेडिटर हो गया, रुको, करेक्ट, जो करंट मतलब करंट एसेट्स में सारा आइटम आएगा, करंट लायबिलिटी में
हमारा डिविडेंड वगैरह ये सब छोड़ के ट्रांसफर टू रिजर्व रिजर्व ये सब जो उसके साथ दे दिया रहता है वो सब छोड़ करके क्रेडिटर बिल्स पेबल ये सब आएगा। तो हाँ नहीं वो सब करंट एसेट्स नहीं है, जो फिक्स एसेट्स नहीं आएगा। 55 और 83 रुक जाओ, 55,000 एंड 83,000 ओके। उसके बाद है बिल्स पेबल 20,000 16,000, बिल्स पेबल 20,000 और 16,000 ओके। तो इसका टोटल कर लेते हैं क्योंकि अब और तो कोई आइटम इसमें आएगा नहीं अभी, तो अगर आएगा नहीं तो हम लोग एक बार टोटल कर लेते हैं और हमारा टोटल क्या कहता है चलो एक बार देख लेते हैं। हमारा जो ये टोटल है वो 55 प्लस 20 हो गया ये 75,000 और हमारा ये 83 प्लस 16 हो गया 99,000 ओके। तो ये हमारा हो गया टोटल ऑफ करंट एसेट्स, ऊपर में इसको ए मान लो और इसको बी मान लो ओके। तो अगर हम वर्किंग कैपिटल बोल देंगे, वर्किंग कैपिटल हमारा हो जाएगा ए माइनस बी ओके। तो हमारा जो वैल्यू है वो 2,82,000 है लास्ट ईयर का, उसमें से 75,000 को अगर माइनस कर देंगे तो 2,07,000 आ जा रहा है लास्ट ईयर। और करंट ईयर हमारा क्या है कि 3,57,000 हम लिखे हैं, 99,000 माइनस कर देंगे तो 2,58,000 हमारा करंट ईयर में आ जा रहा है। तो हमारा चेंज इन वर्किंग कैपिटल कितना आ रहा है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल कितना है, वर्किंग कैपिटल लास्ट ईयर एंड करंट ईयर के कंपैरिजन में, करंट ईयर है 2,58,000 एंड लास्ट ईयर था 2,07,000, तो माइनस कर दो तो हमारे पास हो गया है मेरे हिसाब से 51,000 का हमारा चेंज इन वर्किंग कैपिटल है, जो कि हम इंस्टीट्यूट के आंसर से पहले मैच कर लेते हैं कि जो चेंज इन वर्किंग कैपिटल है वो हमारा इनके साथ मैच कर रहा है कि नहीं, तो इनका भी 51,000 ही आया है। यहां तक हमारा सोल्यूशन सही है। अब हम लोग बनाते हैं, अब हम लोग बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, या हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन ना बना करके, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये नहीं दिया हुआ है, तो यहां पर हम पीएल अकाउंट बना लेते हैं, पीएल अकाउंट। तो अगर हम लोग पीएल अकाउंट बनाएंगे तो हम इसमें बोलेंगे कि भाई इसका जो ओपनिंग बैलेंस है, बाय ओपनिंग बैलेंस या बाय बैलेंस बीडी, इसका ओपनिंग बैलेंस क्या है प्रॉफिट का, बाय बैलेंस बीडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये हम एक बार देख करके देख लेते हैं कि क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया है। क्वेश्चन में प्रॉफिट का जो बैलेंस दिया हुआ ओपनिंग बैलेंस वो 30,000 और क्लोजिंग है 48,000, तो 30,000 एंड क्लोजिंग हम अज्यूम कर लेते हैं कि इनका क्लोजिंग यहां होगा, तो यहां लिख देते हैं टू बैलेंस CD 48,000 ओके। चलो यहां पर एक अमाउंट का कॉलम भी बना देते हैं ओके, यहां भी एक अमाउंट का कॉलम बना दिए। अब हम एक एक करके आइटम उठाते हैं कि क्या पीएल में आना चाहिए। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से प्रेफरेंस डिविडेंड आना चाहिए, बिकॉज प्रेफरेंस डिविडेंड के पहले अगर परसेंटेज दे दिया और कुछ क्वेश्चन में नहीं बोला है तो डेफिनेटली इसका पेमेंट तो होगा ही होगा। तो 1,50,000, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट करंट ईयर में होता है, तो प्रीवियस ईयर 1,50,000 था, तो करंट ईयर में 1,50,000 का 8% का पेमेंट हुआ होगा। तो 1,50,000 सबसे पहले अगर पेमेंट हुआ होगा तो वो डेबिट साइड में लिखोगे टू प्रेफरेंस डिविडेंड। डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1,50,000 का 8% अगर आप निकालोगे, 1,50,000 8% आ जाएगा 12,000, ये आपको डेबिट साइड में लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। पीएल का जो बैलेंस है ओपनिंग क्लोजिंग ये हम लोग ले चुके हैं, कोई बात नहीं है। एसेट साइड में भी इतना तक देख ही लेते हैं। यहां पर जो गुडविल है ये डिक्रीज कर रहा है हमारा, कितना से डिक्रीज कर रहा है, 25,000 से डिक्रीज कर रहा है ना, तो डेफिनेटली राइट ऑफ गुडविल ये आया ही होगा। कितना आया होगा, इस दोनों का डिफरेंस जो है 1,15,000 और 90,000 का डिफरेंस, तो 1,15,000 माइनस 90,000 ये हमारा 25,000 से डेबिट में आ गया। आगे बढ़ते हैं। और हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, यहां देखो पीएल का तो हिसाब किताब हो चुका, ओपनिंग क्लोजिंग ले चुके हैं, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी का जो हम लोग लेजर बनाए थे उसमें हम लोग कुछ लिखे थे। क्या लिखे थे, लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 20,000 एंड जो प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन है 10,000, तो 20,000 और 10,000 का टोटल कितना आ गया 30,000। तो एक ही साथ डेप्रिसिएशन लिख सकते हो, डेप्रिसिएशन टू डेप्री हो जाएगा आपका 20,000 प्लस 10,000, एक ही बार में 30,000 लिख दो ओके। यहां तक तो कोई हिसाब किताब में गड़बड़ी नहीं है, इधर तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये सब सारा एसेट्स ही है, ये तो नहीं आएगा कहीं भी इसमें क्योंकि चेंज इन वर्किंग कैपिटल में आ चुका है। हाँ, जनरल रिजर्व में अगर ओपनिंग से क्लोजिंग में इंक्रीज हो रहा है तो 30,000 रुपए जनरल रिजर्व में डाल दिए, अगर वो नहीं डाले रहते तो हमारे पास रहता, तो जो इसका इंक्रीज है 30,000 से ये पैसा ट्रांसफर हो गया, तो ये हमारे प्रॉफिट को घटाया है, तो एक तरह से डेबिट साइड में ही लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ओके। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 30,000, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रपोज डिविडेंड का हम लोग कॉलम बनाए थे क्या, नहीं बनाए थे, इसके बारे में कुछ दिया भी नहीं है, तो ओपनिंग वाला पे हो गया होगा, ये आ जाएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट के एप्लीकेशन साइड में, लेकिन क्लोजिंग वाला जो 50,000 है ये करंट ईयर के पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर हम इसका लेजर बनाएं, एक बार अगर हम इसका लेजर बना दें ट्रांसपेरेंट प्रेजेंटेशन के लिए या ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन के लिए,
तो ऐसे समझ लो ना कि ओपनिंग वाला जो है वो पेड हुआ होगा, ओपनिंग वाला पेड हो जाएगा, क्लोजिंग वाला जो है, जैसे हम अगर मान लो यहां पर इसका बना देते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड बना देते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस क्या है वो बोलो। डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड ये हमारे लिए लायबिलिटी है, तो ओपनिंग बैलेंस इसका क्या है प्रपोज डिविडेंड का, वो है हमारा 42,000 एंड 50,000। तो ये हमारा 42,000, ये हमारा 50,000। तो ये हमारा इधर जो ओपनिंग बैलेंस है वो पे हो गया होगा 42,000। तो ये आ जाएगा हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट में, एप्लीकेशन साइड में। ओके, एप्लीकेशन साइड में आ जाएगा। और जो जो क्लोजिंग बैलेंस है 50,000, ये हमारा पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। कितना है भाई, 50,000। तो ये जो पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, टोटल है हमारा 92,000, जो पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा यही हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा, यही हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा डेबिट साइड में। ओके, चलिए, तो 50,000 अपने को अभी यहां पे लिखना है, ये हम लोग को समझ में आया। 50,000 लिखना है, क्या लिखना है, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड 50,000। यहां तक तो और कोई दिक्कत नहीं है। प्रपोज डिविडेंड हो गया, क्रेडिटर ये तो ले लिया। टैक्स का अमाउंट लिए कि नहीं वो बोलो। टैक्स हम लोग जो अभी लेजर बनाए थे ना टैक्स का, हाँ टैक्स के लेजर जो बनाए थे इसमें 45,000 पीएल में ट्रांसफर किए थे, तो 45,000 हम लोग को यहां दिखाना पड़ेगा। एक बार के लिए क्लोजिंग बैलेंस को बाद में लिख लेंगे, 48,000 क्लोजिंग बैलेंस है, तो पहले हम 45,000 का टैक्स लिख देते हैं, टू प्रोविजन फॉर टैक्स। और हम अज्यूम करते हैं कि जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है वो लास्ट में रहेगा, तो 48,000 का था, टू बैलेंस सीडी 48,000 का क्लोजिंग बैलेंस। तो यहां तक तो मेरे को और कुछ दिक्कत नहीं लग रहा। आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ले ही लिए, प्रपोज डिविडेंड ये सब ले लिए, चलो ऑल आइटम ले लिए, डेप्रिसिएशन ले लिए। इंटरिम डिविडेंड जो है वो हम लोग यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड इन्होंने बोला कि पेड कर दिया आपने, तो अगर हम पेड कर दिए तो ये दो जगह आएगा। एक तो इंटरिम डिविडेंड पेड हो गया तो ये पीएल में भी जाएगा क्योंकि पे हो गया है। ओके, तो अगर ये पे हो गया है तो ये पीएल में भी जाएगा। ओके, और एक हमारा ये फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी आएगा, तो ये दोनों जगह आएगा, ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन में भी आएगा और फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी आएगा। जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसमें जाएगा ये एप्लीकेशन साइड में क्योंकि पे हो गया है, और फंड फ्रॉम ऑपरेशन में ये डेबिट साइड में जाएगा। तो 20,000 रुपए से मैंने पे कर दिया, तो टू इंटरिम डिविडेंड 20,000 मैंने पे कर दिया। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि और कुछ बचा हुआ है, इंक्रीज फिक्रीज तो यहां पर नहीं आएगा, वो तो सब उधर जाएगा, क्या नाम है वो उधर जाएगा आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा। तो टू बैलेंस सीडी थोड़ा सा ऊपर करके 48,000 लिख देते हैं। और अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि डेबिट साइड का टोटल कितना है, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है। तो पहले हम लोग डेबिट साइड का टोटल निकालते हैं, 12,000 प्लस 25,000, ओके, प्लस 30,000 प्लस 30,000, ओके, प्लस 50,000 प्लस 45,000, ओके, प्लस 20,000 प्लस 48,000। तो ये हमारा टोटल आ जा रहा है 2,60,000। वो हम इसलिए लिख दे रहे हैं दोनों साइड बिकॉज क्रेडिट साइड में 2,60,000 से तो कम ही वैल्यू है, 30,000 रुपए लिखा हुआ है। इसका मतलब हमारा अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो हम इसको बोलते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। क्योंकि आप अच्छे से देखो, अगर ओपनिंग इधर लिख दियो और क्लोजिंग क्रेडिट साइड में लिखे हो, मतलब डेबिट साइड में लिखे हो, तो ओपनिंग में अगर क्लोजिंग ज्यादा है तो जितना से ज्यादा है वो करंट ईयर का प्रॉफिट है, और करंट ईयर के प्रॉफिट में डेबिट साइड वाले सारे आइटम को ऐड किए हो और क्रेडिट साइड वाला माइनस किए हो, तो आपके पास प्रॉफिट ज्यादा है, इसीलिए आप फंड फ्रॉम ऑपरेशन लिख रहे हो। सुनने में आपको लग रहा है उल्टा, लेकिन ये है वो कि ये सब सारे इनकम को आपने, ये सब सारे एक्सपेंस को आपने एड बैक किया क्लोजिंग प्रॉफिट माइनस ओपनिंग प्रॉफिट में, और उसके बाद आपके पास प्रॉफिट ज्यादा है, इसलिए ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। और इसको बैलेंसिंग फिगर कह दो आप, और आप उसमें से 30,000 को माइनस कर दो, 2,30,000 आपका आंसर हो जाएगा पीएल का। तो 2,30,000 यहां पर है कि नहीं, हम एक बार चेक कर लेते हैं। इंस्टीट्यूट का जो आंसर है, देखो इनका भी आंसर है 2,30,000 आ रहा है। अब हम लोग बनाते हैं जो इन्होंने बोला था फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए, तो हम लोग अब बनाते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो अगर फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो इसमें दो साइड होता है। ओके, पहले हम यहां पर बना देते हैं, इसमें दो साइड होता है। डेबिट मतलब जो लेफ्ट साइड होता है उसमें हम लोग लिखते हैं सोर्सेस, यानी पैसा जो आएगा, और जो राइट साइड होता है उसमें हम लोग लिखते हैं एप्लीकेशन। तो सोर्सेस साइड में हम लोग लिखते हैं कैश का इनफ्लो, और एप्लीकेशन साइड में लिखते हैं कैश का आउटफ्लो, यानी जहां पर पैसा गया। इनफ्लो मतलब प्लस, आउटफ्लो मतलब माइनस, आप ऐसे समझ लो। तो कहां कहां से पैसा आया, पहले हम क्वेश्चन एक एक करके पढ़ते हैं और एक एक आइटम उठाते हैं कि मेरे पास पैसा कहां से आया। वैसे हम दो ठो का लेजर भी बनाए थे, लैंड एंड बिल्डिंग में हम लोग लिखे थे कि हमारे पास जो है 10,000 आया लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करके। तो सबसे पहले हम जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट में 10,000 लिख देते हैं, बिकॉज हमारे पास पैसा आया, तो हम बोलेंगे सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। एक कॉलम बना देते हैं अमाउंट का भी, ये अमाउंट है, और ये भी बना देते हैं, ये भी अमाउंट है। तो 10,000 हमारे पास पैसा आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा लेजर हम बनाए थे वो हम लोग बनाए थे किसका, प्लांट का बनाए थे। तो इसमें हम लोग प्लांट खरीद रहे हैं 1,30,000 का। तो 1,30,000 का अगर हम लोग प्लांट खरीद रहे हैं तो हमारे पास से पैसा जाएगा, तो 1,30,000 रुपये हम लोग को लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन साइड में, परचेज ऑफ प्लांट 1,30,000। ओके,
थोड़ा सा जो ये लाइन है वो लेफ्ट साइड से कर देते हैं, ओके, थोड़ा सा और बायां साइड से बना देते हैं, ओके। तो ये 1,30,000 हमारे पास पैसा गया, ओके। अब और देख लेते कि कुछ और लेजर वेजर बनाए थे क्या ऊपर में। तो लैंड एंड बिल्डिंग तो ले लिए, प्लांट ले लिए। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में हम लोग 35,000 पे किए हैं, तो टैक्स अगर पे किए हैं तो वो हम लोग को लिखना पड़ेगा भाई। 35,000 पे किए हैं टैक्स, तो ये हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा एप्लीकेशन के साइड में, टैक्स पेड 35,000। और यहाँ पर इनकम टैक्स रिफंड कुछ नहीं है जो हम सोर्स साइड में लिखेंगे। लेकिन अभी जस्ट हम एक और लेजर बनाए थे प्रपोज डिविडेंड का, जिसमें हम प्रपोज डिविडेंड पे किए हैं 42,000 का, तो 42,000 भी हम लिखेंगे प्रपोज डिविडेंड पेड 42,000। तो प्रपोज डिविडेंड पेड लिखेंगे। ये हमारा जो टैक्स पेड है ये हमारा ये हो गया। उसके बाद हम लिख रहे हैं प्रपोज्ड डिविडेंड पेड 45,000। आप देख लेना कैलकुलेट करके, 42,000 है, नॉट 45,000। 42,000 से हमारा प्रपोज डिविडेंड भी पे हो रहा है 42,000 से। तो 42,000 से ये हम लोग पे कर दिए, और तो कुछ नहीं है भाई। देख लेते, लैंड एंड बिल्डिंग ले लिए, प्लांट ले लिए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ले लिए। अब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में जो है, हम लोग जब इसको कैलकुलेट किए थे तो हमारा चेंज इन वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव आया था। इसका मतलब जो हमारा इंक्रीज वाला जो पोर्शन है, अगर ये पॉजिटिव आया था तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है। हम इसको बोल सकते हैं कि ये इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है। और अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट को क्लास को किए होंगे, ठीक है, तो हम उसमें बताए हुए हैं कि इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हमारे एप्लीकेशन साइड में जाता है। इसका मतलब अगर एसेट्स बढ़ेगा, करंट एसेट्स, तभी हमारा वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करेगा। और अगर एसेट्स बढ़ रहा है, इसका मतलब एसेट्स आया, पैसा तो गया होगा ना, पैसा गया होगा तभी तो एसेट्स आया होगा। इसीलिए इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जो है वो हमारा एप्लीकेशन साइड में जाएगा। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हमारा 51,000 से बढ़ गया, और तो कुछ नहीं है भाई। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ले लिए, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल भी ले लिए 51,000 से। पीएल अकाउंट जो बनाए हैं, हाँ, पीएल अकाउंट में जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन है, ये हमारे पास पैसा आया 2,30,000। तो जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन है वो हमारे सोर्स साइड में जाता है, सोर्स साइड में जाता है, क्योंकि पैसा आया ना, इसीलिए ये सोर्स साइड में जाता है। और फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन अगर आता है नेगेटिव, तो वो आता है एप्लीकेशन साइड में। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन 2,30,000 हमारा इधर आ गया। अब हम एक बार क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि हम जो बनाए थे लेटर वो तो सारा मैंने ले लिया है। तो गुडविल यहाँ पे होगा नहीं, इसका सिर्फ राइट ऑफ रिकॉर्ड होता है, ये यहाँ आएगा नहीं। राइट ऑफ रिकॉर्ड हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग ले चुके हैं, प्लांट एंड मशीन ले चुके हैं। हाँ, इक्विटी शेयर 3 लाख से 4 लाख हो गया, इसका मतलब 1 लाख का मैंने और इक्विटी शेयर इशू किया होगा। तो 1 लाख से इशू किया, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, मैंने 1 लाख का इक्विटी शेयर इशू किया, ये हमारा आ जाएगा सोर्स साइड में। आगे बढ़ते हैं, प्रेफरेंस शेयर हमारा 1.5 लाख से 1 लाख पर आ गया। तो सबसे पहले तो प्रेफरेंस डिविडेंड जो पे किए हैं वो यहां पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया नहीं था। मैंने फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेशन में उसको डेबिट साइड में दिखाया, और यहां पर प्रेफरेंस डिविडेंड जो हम कैलकुलेट किए थे, मेरे हिसाब से 12,000 कैलकुलेट किए थे, 1,50,000 का 8%, तो ये 12,000 हम यहां पर रिकॉर्ड कर दिए प्रेफरेंस डिविडेंड। तो वैसे ही प्रेफरेंस शेयर को जो हम रिडीम कर रहे हैं 50,000 से 1.5 लाख से 1 लाख हो जा रहा है, 1,50,000 से 1 लाख हो जा रहा है, तो ये रिडीम किए तो मेरे पास से पैसा गया होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, गया होगा, इसीलिए एप्लीकेशन साइड में लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कितना से 50,000 से हमारा वैल्यू गिर गया। आगे बढ़ते हैं, पीएल वीएल का तो यहां पर कुछ नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफर हुआ ये भी यहां नहीं आएगा, प्रपोज डिविडेंड वगैरह नहीं आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, जनरल रिजर्व वगैरह कुछ नहीं आएगा यहां पर, डेप्रिसिएशन यहां नहीं आएगा। इंटरिम डिविडेंड पेड 20,000 है तो वो यहां आएगा, अगर नहीं रिकॉर्ड किए हैं, हाँ अभी तक तो रिकॉर्ड नहीं किए, तो इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम क्योंकि मैंने पे किया ना, डिविडेंड पेड 20,000 ये हमारा आ गया। तो अगर इंटरिम डिविडेंड रिकॉर्ड कर दे तो इनकम टैक्स पेड 35,000 रिकॉर्ड किए कि नहीं वो देख लेते हैं। टैक्स पेड 35,000 रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब हमारा डेबिट और क्रेडिट मैच कर जाना चाहिए, अगर हम सॉल्यूशन सही किए हैं तो मतलब सोर्स साइड और एप्लीकेशन साइड मैच कर जाना चाहिए, यानी हमारे पास जितना पैसा आया उतना ही मैंने खर्चा भी किया, ये होना चाहिए। तो 10,000 प्लस 2,30,000 हम सोर्स साइड पहले ऐड कर रहे हैं, प्लस 1 लाख, तो ये हमारा आ जा रहा है 3,40,000। ओके, देखते हैं हमारा उस साइड का आता है कि नहीं, एप्लीकेशन साइड का। 1,30,000, 35,000, 42,000, 51,000, 12,000, 50,000 और 20,000, तो ये भी आ जा रहा है 3,40,000। और हमारा यहाँ पर जो बैलेंस है वो इंस्टीट्यूट के आंसर से भी मैच कर जा रहा है मेरे हिसाब से। हम एक बार देख लेते हैं, जो हमारा इंस्टीट्यूट का आंसर है ये भी 3,40,000 ही टोटल है। तो हमारा ये वाला सोल्यूशन खत्म हो चुका और कंप्लीटली ये वाला सोल्यूशन मैच कर चुका है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर जो है वो दूसरा वाला जो सम्स है वो लास्ट सम्स है इस फंड फ्लो स्टेटमेंट का, और दूसरा वाला सम्स हम होमवर्क दे रहे हैं वो इसलिए बिकॉज इसमें 99% जो पोर्शन है वो सेम ही है पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में। शेयर कैपिटल का चेंजेस है तो आप फंड फ्लो स्टेटमेंट में डालेंगे, कहां पर, सोर्सेस साइड में डालेंगे। जो जनरल रिजर्व में इंक्रीज है वो फंड फ्लो ऑपरेशन में आप क्या करेंगे कि आप अगर प्रॉफिट निकाल चुके हो ओपनिंग क्लोजिंग माइनस करके तो उसमें आप ऐड कर दोगे, अदरवाइज डेबिट साइड में दिखाओगे। ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये प्रॉफिट जो आया है ये प्रॉफिट आपका फंड फ्लो ऑपरेशन में ऐड बैक होगा डेबिट साइड, मतलब ये फंड फ्लो ऑपरेशन में प्रॉफिट में एडेड है, इसीलिए ये माइनस होगा, ये क्रेडिट साइड में जाएगा, या आप माइनस होगा ये समझ लो।
पीएल अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस आप प्रॉफिट निकालोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन निकालने के लिए। जो डिवेंचर है ये आपका फंड फ्लो ऑपरेशन में, फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा। आपने यहां पर अगर रिडीम किया होगा, देखो यहां पर जो है वो डिवेंचर का बैलेंस हमारा 1 2 3 4 5, तो ये हमारा 1 2 3 4 5, ये देखो इसका बैलेंस जो है वो डिवेंचर का बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो मैंने नया इशू किया होगा तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा। अक्रूड एक्सपेंस क्रेडिटर ये हमारा जाएगा, करंट लायबिलिटी है ये हमारा वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएगा। एंड प्रोविजन फॉर जो डिविडेंड है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, इसका आप लेजर बना लेना दोनों का। और जो डिविडेंड है ये हमारा जाएगा दो जगह, फंड फ्लो ऑपरेशन में भी और फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी। ऑपरेशन में वो जाएगा जो आपका पीएल वाला अमाउंट होगा, और फंड फ्लो स्टेटमेंट में वो जाएगा जो पेड वाला अमाउंट होगा। सेम आपको करना है टैक्सेशन के लिए, ओके। उसके बाद एसेट्स का जो है वो इंक्रीमेंट और या डिक्रीज क्या हो रहा है वो आप देख लीजिए। ये 9 लाख से 10 लाख समथिंग हो जा रहा है, तो इसका लेजर बनाना पड़ेगा, जो कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको बताए थे कि सबसे पहला लेजर आप एसेट्स का लेजर बना लेना, जिसको आप एट कॉस्ट पर दिखा देना, जिसमें ये वाला फिगर रहेगा ओपनिंग में और ये वाला क्लोजिंग में रहेगा। उसके बाद आप एसेट्स डिस्पोजल का लेजर बना लेना, जिसमें सिर्फ जिस एसेट्स को आप बेचे हो उस एसेट्स को दिखाए हो, यानी जिस एसेट को बेचे हो उसका कॉस्ट वैल्यू इधर लिख लेना, उस पर डेप्रिसिएशन क्या था वो इधर लिख लेना, उसको कितना में बेचे हो वो इधर लिख लेना, और जो उस पर प्रॉफिट आया है वो डेबिट साइड में लिख लेना, इसको मैच कर देना। तो जितने में बेचे हुए रहोगे तो वो पैसा आया होगा, तो वो बेचा हुआ अमाउंट जो है जितने में बेचे होगे वो आ जाएगा आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट के आपका सोर्सेज साइड में आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास वो पैसा आया है। और जो हमारा ये इनकम वाला है, जो अपने को इनकम हुआ है बेच करके, वो हमारा फंड फ्लो ऑपरेशन में ऐड बैक हो जाएगा, हमारे ऐड नहीं होगा, वो हमारे फंड फ्लो ऑपरेशन में लेस हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉफिट में एडेड ही है ऑलरेडी। सिमिलरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का भी वैसे ही लेजर बनेगा, सेम जैसे एसेट्स का हम आपको बोले हैं। स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, ये सब करंट एसेट्स है। फिक्स एसेट्स का मैंने अभी आपको लेजर से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट का भी लेजर से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है। डिवेंचर का जो प्रीमियम है ये दो जगह आएगा। डिवेंचर में आपने ज्यादा प्रीमियम दिया है तो ये हमारा फंड फ्लो ऑपरेशन में डेबिट साइड में आएगा, यानी प्रॉफिट में ऐड होगा। एंड फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी ये एप्लीकेशन साइड में जाएगा। आप समझ गए होंगे। टैक्स पेड आपको पता ही है, टैक्स जो पे हो गया है वो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा एप्लीकेशन साइड में, और जो पीएल में जाएगा इसका डिफरेंस वो हमारा चला जाएगा फंड फ्लो ऑपरेशन में चला जाएगा, डेबिट साइड में हमारे प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है ये दो जगह जाएगा, एक हमारा जो करंट एसेट्स का चेंजेस निकालोगे उसमें सन्ड्री डेटर को ये घटा देगा क्लोजिंग बैलेंस को, एंड जो ये अमाउंट है ये हमारा फंड फ्लो ऑपरेशन का भी डेबिट साइड में जाएगा। प्रपोज डिविडेंड का आप लेजर जब बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि ओपनिंग वाला प्रपोज डिविडेंड पे कर दिए तो वो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट के एप्लीकेशन साइड में जाएगा, और क्लोजिंग वाला जो प्रपोज डिविडेंड है वो पीएल में ट्रांसफर हुआ, इसीलिए वो फंड फ्लो ऑपरेशन में डेबिट साइड में जाएगा। अब मुझे और कुछ खास लग नहीं रहा, आप ये वाले क्वेश्चन को घर पे करिएगा। मन में कोई भी सवाल हो मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, हम आपको पर्सनली बता देंगे इस नंबर पर 9007746507 पर, ओके। तो चलिए आप अच्छे से सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा।